अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, आज का व्लॉग बनाते हुए शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है और गुस्सा भी आ रहा है। शर्मिंदगी इसलिए कि क्या हम पाकिस्तानी हैं, क्या हम आज़ाद हैं, क्या हमारे पास हमारे आज़ादी का हक मौजूद है। और गुस्सा इसलिए आ रहा है कि अगर नून लीग, पीपी, बाकी दीगर जमातें अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती हैं इलेक्शन में, उनके कागजात नामजदगी जमा हो सकते हैं, तो पीटीआई वर्कर्स के क्यों नहीं? क्यों उन्हें पकड़ा जा रहा है? जब वो कागजात जमा करवाने जा रहे हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। क्यों? उनके कागजात उनके हाथों से छीने जा रहे हैं और उन्हें तशद्दुद किया जा रहा है। क्यों? नाज़रीन, ये सिर्फ किसी एक शहर की बात नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। और मेरे पास अभी जो फुटेज आई वो वेहाड़ी सिटी की भी आई कि वेहाड़ी सिटी में भी सदर बार वहाँ पे मौजूद है, आरओ वहाँ पे मौजूद है। एक शख्स अपने पेपर जमा करवाने के लिए आया पीटीआई की तरफ से, उसे पकड़ लिया गया, पुलिस ने आगे पकड़ा। क्यों पकड़ा? क्या हम इंडिया में, क्या हम इसराइल से आए, क्या हम अफ़गानिस्तान से आए, या हम किसी ऐसे मुल्क से आए हैं जहाँ से इन्हें खतरा है कि इनके लिए कोई मसला बन सकता है? यह सवाल है उन बंदों का जो पीटीआई की तरफ से अपने पेपर नामजदगी जमा करवा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम खबरें आपके साथ मैं तफसील के साथ शेयर करूँगा और इसके साथ आपको ये भी बताऊँगा कि एक खामोश काफिला जिसकी मीडिया कवरेज नहीं करेगा, लेकिन वो पंजाब से निकल चुका है इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद में अपने बलोच बहन भाइयों की साथ के लिए। और उस काफ़िले में सहाफ़त का शेर अमरान रियाज भी मौजूद है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा और बाज़ाब्ता वीडियो फुटेज के साथ। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नाज़रीन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई बनती रहे और हम मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चैनल वहीद स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लाइक घंटी के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिले। तो नाज़रीन, चलते हैं खबर की तरफ। नाज़रीन, मुल्क भर में जहाँ पर भी पीटीआई वर्कर कोई भी अपना कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहा है, तो उससे उसके कागजात भी छीने जा रहे हैं और उसे पकड़ के हवालात में भी डाला जा रहा है। क्यों? क्या वो इंडिया से आए हैं? क्या वो इसराइल से आए हैं? या तो ये रियासत लिख के दे कि भाई आप लोग अगर पीटीआई की तरफ से वोटिंग में हिस्सा लेते हो, जहाँ वोट डालने जाते हो, जहाँ अपने पेपर जमा करवाते हो, तो आप पाकिस्तानी नहीं हो। लिख के दें कि पाकिस्तान में ये पीटीआई जमात पाकिस्तान की जमात नहीं है, ये किसी एजेंसी की, किसी बैरून मुल्क की जमात है, ये पाकिस्तान की जमात नहीं है। लिख के दें हमें। और अगर ऐसा है तो पाकिस्तानी जेलों में, पाकिस्तान में मुकदमे इन पे क्यों? ये तमाम चीज़ें नाज़रीन इंसान को झंझोड़ के रख देती हैं और ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं, क्या कानून है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में कुछ लॉ है जिस पे इम्प्लीमेंट हो रहा हो? एक तरफ तो प्रोटोकॉल पूरा देकर आप नून लीग के बंदों को के कागजात नामजदगी जमा करवाएं, पीपी के जमा करवाएं, उन्हें पूरा प्रोटोकॉल देकर सिक्योरिटी के साथ। और दूसरी तरफ अगर पीटीआई का कोई बंदा आके अपने पेपर जमा करवाने लगता है तो उसे पकड़ के मारना शुरू कर दें, उसके पेपर छीन लें। तो नाज़रीन, ये तमाम वीडियो फुटेज जो भी मेरे पास आई है वो तमाम आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इन वीडियो फुटेज में को देखिएगा और इन वीडियो फुटेज में आपको ये साफ चलेगा कि वकला ने भी अब पुलिस की दुर्गत बनाई है कि अब छीने पुलिस, किसी वकला के हाथ से पेपर छीने, किसी वकील के हाथ से पेपर छीने। आपके और मेरे हाथ से तो छीन सकते हैं, वकील के हाथ से छीने, क्योंकि वो तो खुद कानून जानता है और वो ऐसा इनके साथ हाला करेगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। तो नाज़रीन, पहले ये वीडियो फुटेज देखते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे कि बलूचिस्तान में आए बहन भाइयों के साथ क्या हो रहा है और उनके साथ शेर अफजल मरवत वहाँ पे जाकर क्या बात की, वो उस बात की ये तफसील के साथ बाद में बात करेंगे। पहले ये पीटीआई वर्कर के साथ जो
जबर हो रहा है, जो उनके पेपर छीने जा रहे हैं, जो उन्हें पकड़ा जा रहा है, ये वीडियो फुटेज पहले देखिए। अच्छा चल दिखाए ना, आप मुझे वजह बताइए किस बेसिस पे दिखाएं। करें ना, आप करेंगे, हम देख रहे हैं, मैं बनाऊंगा, आप गलत बनाऊंगा यार, ना करें, क्या होगा साहब, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। मैं नॉमिनेशन दे के आया हूँ, तो मतलब मेरे लिए इंतहाई जो फख्र की चीज है ना, खान के नॉमिनेशन पे उनके एसेट्स लिखे हुए थे। खान का एक अकाउंट है, फॉरेन का अकाउंट, उसमें सिर्फ €1 पड़ा है। अब देखिए ये फख्र की बात नहीं है इस कौम के लिए। कौम बड़ी बदनसीब होगी किसको अल्लाह ने वो बंदा दिया है जो वजीर आजम भी रह चुका है, उसके फॉरेन अकाउंट में €1 पड़ा, सिर्फ €1। ये इससे ये अगर कौम आज भी उसे जाया कर दे तो ये बदनसीब नहीं होंगे ये लोग। कौन मिलेगा इमरान खान जैसा, मुझे बताए ना कौन मिलेगा। कि लोगों की तो 9 से 81 फैक्ट्रियां होगी, किसी ने सिरे महल ले लिए। यहाँ तो एक छोटा सा MNA या MP के आप एसेट देख लें, मुंतखब होने के बाद वो करोड़ों में चला जाता है। तो क्या ये कौम को अल्लाह ने एक तोहफा दिया है, ये कौम उसकी कदर करे, उसके पीछे आके खड़े हो जाओ। वो तुम्हारे बच्चों की तकदीर बदलना चाहता है, वो अपने लिए नहीं कुछ कर रहा। वो कौम रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर जिस तरह से लोगों को उठाया जाता रहा है, गिरफ्तार किया जाता रहा है, ख्वातीन की बेहुरमती होती रही है, उसके बाद वकला ने एक बड़ा काम कर डाला है, छितरौल कर डाली है। कुछ क्लिप मैंने आपको शुरू में दिखाया, लेकिन आज की हमारी ये टॉप स्टोरी है। टॉप स्टोरी में आपको एक्चुअल वीडियो दिखाऊंगा, साथ साथ एक और अहम तरीन वीडियो जिसके अंदर सरदार लतीफ खान खोसा की बहू और उनकी बेटी को न सिर्फ पुलिस ने गिरफ्तार किया, बल्कि जिस लेन में वो बैठे हैं वहां पर एक मध्य पुलिस वाला उनके साथ बैठकर बदतमीजी कर रहा है, बेहयाई कर रहा है। वो भी एक ऐसे मनाजिर हैं जो एक ऐसी रियासत के अंदर आपको दिखाना जरूरी है जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। कम से कम अखलाकियात का इतना तो ख्याल रखना चाहिए। आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है और इस हवाले से तमाम तरह अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो मेरे और आपके दरमियान इंटैक्ट रहे। इसके अलावा आपसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज तो नाज़रीन ये वीडियो फुटेज आपने सारी देखी, तो आपका अब अंदाज़ा हो गया होगा कि PTA वर्कर के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है जैसे कि वो पाकिस्तानी है ही नहीं। और नून लीग और PP और दीगर जमातों के जो नामजद लोग हैं उनके साथ इस तरह के हो रहा है जैसे कि वो बहुत बड़े मुहब्बे वतन हैं, जबकि हम अरसा दराज से देख रहे हैं कि वो एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, तीसरे के बाद फिर पहला आता है, और हमेशा मुल्क को लूट के गए। और ऐसे लूटने वालों को प्रोटोकॉल और जो मुल्क बचाने के लिए निकले हैं उसके पार्टी के साथ इस तरह के सलूक। तो नाज़रीन ये वीडियो फुटेज तो आपने देखा। अब आप अगली बात करते हैं जो मेन जिसके लिए मैं वीडियो बनाने का आज का मेरा मकसद यही था कि जो मेन बात है वो आपके साथ शेयर करूँ कि बलोच बहन भाइयों के साथ अब जुड़ गई है PTI भी। PTI अब आप सोचेंगे PTI कैसे जुड़ेगी, क्योंकि वो तो बलूचिस्तान के लोग हैं, वो तो अपने सिर्फ गुमशुदा जो लवाहिकीन जो कत्ल हुए हैं उनके लिए आए हैं कि रियासत उनके साथ इंसाफ करे। तो PTI कैसे जुड़ी? तो नाज़रीन PTI तहरीक इंसाफ का नाम है, तो इसलिए ये तहरीक उनके साथ जुड़ी है। और शेर अफजल मरवत वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने 100 बंदों की लिस्ट मांगी है जो लापता हैं, जिन्हें रियासत ने गायब किया है, मारा है, कुछ भी किया उनके साथ, वल्लाहु आलम जो भी उनके साथ हुआ, उसकी तमाम के केसेस फ्री में लड़ने के लिए शेर अफजल मरवत ने 100 बंदों की लिस्ट ली है कि ये 100 बंदों की लिस्ट पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ूंगा और इन्हें इंसाफ दिलाऊंगा, और इंशाल्लाह उन्हें इंसाफ ही मिलेगा। और साथ साथ नाज़रीन आपके ये वीडियो फुटेज भी सारी आप देखें, और उसके बाद एक छोटी से आपके साथ बात शेयर करूँगा और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। तो ये वीडियो फुटेज देख लें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो नाज़रीन ये वीडियो फुटेज देखें। अच्छा आप इनके साथ रख लें, उनमें उन लोगों के नाम और वल्दियत बिल्कुल सब है, सारा डेटा है, कहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, खतरा है उनकी जान। तो यहाँ पे हम क्या खिदमत आपकी कर सकते हैं? बस आपका ताउन हमारे लिए काफी है, आप आएं और पार्टिसिपेट करें, बस यही हम चाहते हैं। आप कितने दिन और
जब तक कि आपके साथी सारे जी आ आप नहीं जाते देखते हैं अभी आगे कल आए हैं सबसे पहले अच्छा, बहरहाल। तो और FIR जो किए गए हैं जहाँ जहाँ से ये मूवी गुजरी है, रिया खान से लेकर कोलू में, डीजी खान में, मतलब सैकड़ों FIR किए हैं। तो हम चाहते हैं FIR भी वॉश हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये मुतालबात में ये रखा है सबसे पहला मुतालबा हमारे आए थे ना वो जरा तो आए थे तो उन्होंने क्या यकीन नहीं कराई। फिलहाल तो हमें यही कहा है कि आप पहले ये मुतालबात हमारे तस्लीम करें, फिर उसके बाद हम संजीदगी से आप आएँ और मुतालबात हमारे तस्लीम करें। लेकिन इनकी बस में कुछ नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि 10 साल वालों को हम रिहा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने किसी प्यारे को 10 साल से लापता कर दिया तो अपने बाप को भूल जाएगा क्या? ये तो ये आपका डिलेमा है कि 10-10 सालों से आप जो है ना लोगों को टॉर्चर सेल्स में रखते हैं। बहरहाल ये जो आवाज़ आप लोगों ने उठाई है ना, इंसानी हकूक के लिए, अपने लोगों के लिए, ये फ़र्ज बनता है हर मुआशरे में लीडर या ओपिनियन लीडर्स पे। और मैं बैसियत वकील और बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहदेदार के इंसानी हमदर्दी पर भी एक काला बेखून मैंने नंबर दिया है। और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा अगर आपकी उनकी सबकी एक हम हेबियस पिटीशन लगाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये सब लोग हैं जो मिसिंग हैं। और मैडम जो हैं ये अभी जो PTM की एल्डर हैं उनके सब मेरा राब्ता था। हम कल आना चाहते थे लेकिन शायद कल आप मैं आया था लेकिन नहीं चली गई। हाँ, तो इंशाल्लाह और कोई बात हो तो आप हमें अपने खानदान की तरह कॉल कर लें। थैंक यू सो मच। ये राब्ते में रहेगा और थैंक यू सो मच। वो पुलिस अफसर जिसने इमरान खान को गिरफ्तार किया, ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इमरान खान साहब के ज़मान पार्क लाहौर में घर पर ऑपरेशन भी करवाता रहा और वहां पर मौजूद भी था, फिर भी छुपाता रहा कि जनाब इस ऑपरेशन में वो शरीक है। लेकिन आखिरकार फिर जब इमरान खान साहब की उनके घर से गिरफ्तारी हुई और अचानक गिरफ्तारी जिस तरह किया गया उनको गिरफ्तार, वो भी पाकिस्तान की एक तारीख है उस पर भी आते हैं, जिस तरह उसने गिरफ्तारी की और फिर जिस तरह तस्वीर चलवाई कि साथ बैठा हुआ है इमरान खान के, जैसे उसने अपने आकाओं को दिखाना हो कि जनाब देखिए मैंने मार्का मार लिया है। और फिर उसके चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट थी कि जैसे उसने पता नहीं अभिनंदन या कुलभूषण यादव पकड़ा है, पता नहीं किसको पकड़ लिया, किसके बाद इसको बहुत ज्यादा इनाम मिलना है। वो पुलिस अफसर जो बहुत कम वक्त में जब से उसने ये सारा कुछ किया और जिस तरह उसने तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां की, जिस तरह इमरान खान के घर ज़मान पार्क पर ऑपरेशंस करवाए, जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया, उसके बाद तो तरक्की पाता पाता SP के ओहदे से, आप देखिए चंद ही हफ्तों में SP के ओहदे से DIG तक पहुंचा। रात गए उसको ओहदे से हटा दिया गया, ओहदे से हटा दिया गया है, फारिग कर दिया गया है। DIG CIA बन गया ये शख्स। इसका नाम है कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक। ये लियाकत मलिक वही शख्स है कि जब तोशाखाना का फैसला आया तो अभी समझे कि चंद मिनट ही गुजरे थे कि जनाब ये वहां ज़मान पार्क पहुंचा हुआ था इमरान खान से गिरफ्तार करने, और इसने फौरी गिरफ्तारी भी कर ली। इतनी तेजी से गिरफ्तारी की गई जैसे पहले से पता था कि वहां पर ऑर्डर हुआ है, यहां पता नहीं कैसे पहुंचा, क्या सिर्फ यानी जैसे जैसे बाहर ही खड़े थे और इंतजार था, बता दिया गया था कि फैसला आ जाना है, वहीं गिरफ्तार कर लेना है। कोई रिटर्न ऑर्डर मिलने की जरूरत नहीं है, कोई बाकायदा नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है कि जी इसको गिरफ्तार किया जाए। बस सिर्फ फैसला आया, तोशाखाना में जनाब इमरान खान को सजा सुनाई गई। वो जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त तक उसने सुनानी थी, फिर उसने बाहर जाना था, वो भी एक कहानी है। बहरहाल ये वो शख्स है जिसने इमरान खान साहब को वहां से गिरफ्तार किया था। फिर तस्वीर भी आई थी कि अकेला बैठा हुआ है, फिर ये मशहूर करवाता रहा कि जी बड़ा कुछ सूफी मंच और इस तरह का है। रात गए उसको ओहदे से हटा दिया गया। अब वजह क्या हुई? वजह असल में ये नजर आती है कि गुरूर और तकब्बुर। जिस तरह इसने देखा कि मैंने आकाओं के कहने पर ये सारे काम किए हैं, पता नहीं किस किस को गिरफ्तार किया, खासतौर पर 9 मई के वाकयात के बाद जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां की हैं, जो कुछ किया है, तो अब तो जनाब हमें कोई हटा ही नहीं सकता। तो किया क्या कि रात गए लाहौर का बड़ा अस्पताल है डॉक्टर्स हॉस्पिटल, वहां पर धावा बोला अपने साथियों समेत, उनके जरिए पुलिस एहलकारी थे वो भी, वहां पर जो CCTV फुटेज थी वो ले ली, वहां पर जो मौजूद थे सहाफी उनको ज़द-ओ-कोब किया, डॉक्टर्स अमले को हिरासा किया, ये सब कुछ किया। वजह इसकी बताई जाती है ज़रा की तरफ से कि जिनके वालिद वहां पर एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था, वहां पर कोई इनकी तल्ख कलामी शायद डॉक्टर से हुई, क्या हुआ, बहरहाल उसके बाद ये इन्होंने हॉस्पिटल पे धावा बोल दिया। अब इनको शायद अंदाजा नहीं था कि वैसे तो मुमकिन नहीं कि इनको पता ना हो कि डॉक्टर हॉस्पिटल किसका है, क्योंकि ये तो लोगों के घरों में जाकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर करके लोगों के
घरों में जाकर औरतों बच्चों को हिरासा करना और ये सारा काम आपने देखा पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह पहले कभी भी नहीं हुआ वो सब हुआ है। तो ये सब कर करके इनको आदत हो गई। इन्होंने कहा जनाब यहां तक तो जाना था काम, जब घरों तक पहुंच गया था, जब बेडरूम्स तक लोगों में पहुंच गया था, जब आप देखिए उस्मान डार की वालिदा के साथ जो हुआ लाहौर में, वो इम्तियाज है तहरीक इंसाफ के, उनकी अहलिया के साथ जो हुआ, उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश हुई। फिर एक और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो गए हैं जनाब उनकी अहलिया गई हैं आरओ के पास, तो उनको कहा गया वहां से कि बीबी अपनी इज्जत बचाओ, अपनी इज्जत महफूज रखो, आइंदा ना आना यहां पर, बच जाओ। तो बेचारी कांपती रही, उससे वीडियो भी नहीं बनी। इस तरह और भी आप देखिए। फिर मुनिस इलाही साहब की वालिदा के साथ जो हुआ है वो तो वीडियो एविडेंस है ना सबके सामने, क्या किया गया उनके साथ। तो ये सब जब आपने कर लिया तो ये तो होना था, और भी पता नहीं आगे क्या कुछ होगा। अब हुआ ये कि ये जो डॉक्टर हॉस्पिटल है ये असल में मियां आमिर साहब की मलकियत है बताया जाता है, या शेयर्स उनके पास सबसे ज्यादा बताए जाते हैं। तो ये वो दुनिया न्यूज के भी मालिक हैं, दुनिया अखबार के भी मालिक हैं, ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के भी मालिक हैं। तो अब हुआ ये कि उस पर ट्रांसमिशंस भी शुरू हो गई, सारा कुछ हो गया, और उनके करीबी लोग जो है वो काबीना में भी हैं। फिर ये भी बताया जाता है उनके मोहसिन नकवी जो है, जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला हैं, उनसे भी ताल्लुकात हैं। तो जनाब अब इसका यह ख्याल था कि मतलब मैं तो सियाह सफेद का मालिक हूं, जो मर्जी करता रहूंगा, लेकिन इसने फिर पंगा जरा ज्यादा बड़ा ले लिया, और डॉक्टर हॉस्पिटल जिसने बताया कि मियां आमिर की मिल्कियत है, तो बस फिर लेने के देने पड़ गए। तो होता है ना कि वो करते करते ये सारा कुछ करते करते इस हद तक ये शख्स पहुंच गया कि कुछ भी कर सकता हूं। तो वहां जाकर जब इसने वहां पर मौजूद साफियों को ज़दोकोब किया, सारा कुछ ये करवाया, मैंने आपको बताया फुटेजेस, फिर ज़ाहिर है हॉस्पिटल ऐसी जगह जहां मरीज हैं, उनका इलाज चल रहा है, वो सब परेशान, ये सब क्या हुआ है। तो रातों रात जनाब ये शख्स जिस तरह से हफ्तों में ही रातों रात कहते हैं ना मुहावरतन पहुंचा, एसपी था जब ये इमरान खान से गहरा ऑपरेशन होता था, तो ये उस वक्त एसपी था और डिनाई कर रहा था। और यही दुनिया न्यूज के ब्यूरो चीफ हसन रजा जो है वो उनका वीडियो क्लिप मौजूद है, उससे सवाल कर रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो सीआईए के हैं। तो कहते हैं मैं तो यहाँ वैसे ही बिस्किट खाने आया था, बिस्किट खा रहे साथ साथ। कहते हैं लेकिन अब देखिए कितना झूठ, कैमरे के आगे इतना सफेद झूठ, भाई वहां पूरी स्क्वाड के साथ फिर है। नहीं, वो कहते हैं तो फिर ऑपरेशन किसने किया, गेट किसने तोड़े हैं, भाई मुझे क्या पता किसने तोड़े हैं, मैं तो यहाँ बिस्किट खाने आया था। और बकौल मलिहा साहब साफी हैं, कहती हैं वो कुत्तों वाले बिस्किट थे, वो इमरान खान साहब के घर जो कुत्ते हैं उनके वो बिस्किट थे, वो ये खा रहे थे। पता नहीं अब बहरहाल कौन से बिस्किट थे क्या थे, लेकिन ये खुद उस वीडियो में बिस्किट खाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं साथ से चलते जा रहे हैं। कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरा ये काम ही नहीं है। नहीं पूछो मुझे क्या पता, हम तो नहीं ये काम करते। और सब नजर आ रहा है, पुलिस फोर्स साथ है, धावा बोला हुआ है, गेट तोड़े हुए हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी भी की। तो इतनी तेजी से एक एसपी से, एक कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक, ये एसपी था उस वक्त, और देखिए चंद ही हफ्तों में ये डीआईजी तक पहुंच गया, डीआईजी सीआईए, और ये करता रहता बन गया। और उसके बाद जनाब आप देखिए कि रिजल्ट आपके सामने है। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी में ये एक परसेप्शन बन गया है जो सरकारी ओहदेदार हैं कि जनाब हम अगर एक खास कानून, आइन, रियासत को सर्व नहीं करना, ना अवाम को नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने तरक्की पानी है तो जो आका हैं, जो जिस तरह से कह रहे हैं, आप उनको सर्व करें, जो वो कह रहे हैं, बस गलत आप उनके काम करें, फिर आपके गलत कामों पर आपको कोई नहीं रोकेगा कि जनाब आपकी खातिर हमने ये किया, हमने आपकी खातिर ये किया, हमने वो किया। अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे देता हूं। अब एक एमपीओ के तहत एक शख्स तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार था, ये आज की खबर है, डॉन में छपी हुई है, डॉन अखबार में, और ये इस वक्त वायरल है। वो बाहर आया है और उसके बाद उस पर गाय चोरी का पर्चा डाल दिया गया है कि गाय चोरी में उसको फिर पकड़ लो। ये हाल है। तो जब इस तरह से जनाब ये किया जाएगा तो फिर जाहिर है कि वो ये समझेंगे जनाब हम जब गाय चोरी में लोगों के अंदर डाल रहे हैं, जब हम जा जाकर औरतों की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं, जब हम माओं की इज्जतों पर हाथ डाल रहे हैं जाकर, जब हम ये काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ी हो सकता है कि उसके बाद हमें इनाम ना मिले, और उसके बाद हम कहीं जाएं और पूछा जाए, फिर अपनी जात के लिए भी अगर हम कहीं रिश्वत लें, कोई 2 नंबरी करें, किसी को तंग करें, किसी पे जुल्म करें, तो कोई पूछेगा और नहीं पूछेगा, इसलिए कि वो कहेंगे भाई यही लोग हैं जो हमें सर्व कर रहे हैं, हमारे कहने पर सब गलत काम ये करते हैं, नहीं पूछते कि जी तो आइन कानून कहां लिखा है। तो फिर जाहिर है कि फिर वो इस तरह के काम करेंगे कि जब हम उनसे नहीं पूछते, वो भी हमसे नहीं पूछेंगे, हम जो मर्जी करते रहे, रिश्वत ले, गलत करें, जुल्म करें, ज्यादती करें। एक तो ट्रेनिंग ये हो रही है ना कि आपने बस जो ऊपर से क्या करना है, कानून आइन कुछ नहीं। जब चार दीवारी खत्म हो गई,
جو مذہب میں دین میں اتنی جس کی زیادہ اہمیت ہے، تو جب وہ ختم ہو گیا تو پھر ہاسپٹل تو کوئی چیز نہیں ہے، اور ابھی پتہ نہیں اور آگے کیا کیا ہوگا، کیونکہ اب تو یہ ٹریننگ ہو گئی ہے۔ تو یہ جناب اس وقت ہوا ہے اور اس کو OSD لگا دیا گیا عہدے سے ہٹا کر، OSD آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب تک اسی طرح اب یہ یاد کرتا رہے گا کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو وہ کیا تھا، کیونکہ اب کچھ جلدی تو شاید اس کی سنوائی نہیں ہو سکے، اور ساری عمر ہمیشہ یہ جو کلپس ہیں یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں رہیں گے، اور یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے آپریشن کیا، پھر یہ ہاسپٹل پہ بھی یہ سارا کچھ ہوا، اور یہی ان کی ساری عمر کریڈیبلٹی یا کریڈٹ پر یہی ساری عمر ان کے رہے گا، اور ان کے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال ہوگی کہ جناب اس وجہ سے وہ مشہور ہوئے تھے اور اس وجہ سے وہ عہدے سے فارغ ہوئے تھے، اور یہ ایک تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ حافظ۔ تو ناظرین یہ بھی آپ نے ویڈیو فوٹیج دیکھ لی۔ اب خاموش قافلہ پنجاب سے نکلا ہے اپنے بلوچ بہن بھائیوں کے ساتھ کے لیے۔ تو ناظرین اہم ترین خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ ایک عوامی ریلا، ایک عوامی سیلاب ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اسلام آباد سے ٹکرانے والا ہے، پنجاب کے اندر شامل ہو گئے، اور یہ بلوچستان سے لوگ آ رہے ہیں۔ بلوچستان کے اندر 24 سالہ بالاج بلوچ نے پورے صوبے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس نوجوان کی کیا کہانی ہے، یہ اسلام آباد کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر خاموش ہے، لیکن کچھ میڈیا بولنے پر مجبور ہوا ہے، بین الاقوامی تنظیمیں بولنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ معاملہ کیا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران ریاض خان لاہور بار میں بولا ہے، بلکہ بولا نہیں ہے، گرجا ہے، برسا ہے اور خوب گرجا ہے۔ عمران ریاض نے ایک دفعہ پھر للکارا ہے اور وہی بات کی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ میری آواز بند کر سکتے ہیں، میرے اس کی آواز میں ابھی بھی لکنت موجود ہے کہ آپ مجھے روک سکتے ہیں، خاموش کر سکتے ہیں، لیکن بند دروازوں کے پیچھے جو فیصلے چند لوگ کرتے ہیں یہ فیصلے اب نہیں ہوں گے۔ عمران ریاض نے بڑا کلیئر کیٹیگوریکل یہ کہا ہے کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یا تو آئین بدل دو یا پھر میرے بولنے کا حق مجھ سے چھین لو، لیکن آپ یہ نہ کریں کہ بند دروازوں کے پیچھے فیصلے کر کے آپ 25 کروڑ عوام کے اوپر تھوپ دیں گے۔ یہ عوام جانور نہیں ہے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ عمران ریاض کی تقریر کا جو اہم ترین حصہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے پاکستان میں گزشتہ رات بھی 3 سے 4 لوگ اٹھائے گئے، 3 سے 4 تحریک انصاف کی شخصیات کو گرفتار کیا گیا ہے، انہیں قید کیا گیا ہے، انہیں نظر بند کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو 137 سے 38 دن ہو گئے جیل کے اندر، وہ خان نٹ آؤٹ ہے، بلکہ وہ جم گیا ہے، اس نے پاؤں اپنی وکٹ کے اوپر جما دیے ہیں، وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ یہ شارٹ بال کرتے ہیں، باؤنسر مارتے ہیں، یہ یارکر مارتے ہیں، وہ بالکل ڈیڈ سٹاپ ہی نہیں کیے جا رہا، بالکل روکے جا رہا ہے۔ بلکہ بہت ساری خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر جو کھانا بناتا ہے کوک، اسے بلا کر تھپکی بھی دیے اور اسے کوئی انعام شنام بھی دیا ہے کہ یہ انعام رکھو، تمہارے کھانے کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے۔ ایک بندہ جس نے سب کے لیے وقت ڈالا ہوا ہے، پورے ملک کے اندر پورا سسٹم ڈاواں ڈول ہے، بلکہ اب وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ نہ تو نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، لیکن یہاں پر بغیر تیل کے رادھا ناچ رہی ہے، یعنی نظام ناچ رہا ہے، اور نظام ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ چکا ہے، چھالے پڑ گئے نظام کے پاؤں کو، اور خان اندر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ جو کھانا بناتا ہے اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے، مجھے کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ پھر وہ ایکسرسائز کر رہا ہے، ڈنڈ شنڈ مار رہا ہے، وہ پل اپ شل اپ کر رہا ہے، سائیکل اپنی لگاتار بڑی تیزی کے ساتھ چلا رہا ہے، مسل شسل فٹ ایب شیبز وہ خان وہاں پر بنائے جا رہے ہیں۔ ایک بندہ جس کے اوپر جس کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، جسے سزائے موت لٹکایا جا سکتا ہے، ایسا پریسیڈنٹ بھی پاکستان کے اندر موجود ہو، وہ اندر بیٹھ کر مزے لے رہا ہے، وہ اندر بیٹھ کر سکون میں ہے، لیکن جو باہر ہے وہ ناچ رہے ہیں، اور اتنا ناچ رہے ہیں کہ وہ مجھے انڈین فلم کا گانا یاد آتا ہے کہ منی بدنام ہو گئی ڈارلنگ تیرے لیے۔ تو باہر کا جو ماحول ہے وہ یقین مانے ایسا ہی ہے کہ سب بدنام ہو گئے، اور اتنے بدنام ہو گئے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کس کے لیے بدنام ہوا ہے۔ نظام کی جو کالک ہے وہ کالک کھل کر سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کروائیں اور پتھر کی لکیر الیکشن کروائیں۔ دوسری طرف وہ یہ رہا ہے کہ جب سے الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، تمام تر ڈی سیز نے احکامات جاری کر دیے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو نظر بند کریں۔ پولیس جاتی ہے، رات کو 10-12 لوگ جاتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کر بند کر لیتے ہیں، 30 دنوں کے لیے نظر بند کر دیتے، بہت ساروں کو غائب کر دیتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کب منظر عام پر آئیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروانے، لیکن ایک دوسری طرف کھیپ موجود ہے نوجوانوں کی جو کاغذات نامزدگی دھڑا دھڑ جمع کروا رہے ہیں۔ یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں حسان نیازی، بیرسٹر حسان نیازی، 9 مئی کے معاملے میں وہ بھی گرفتار ہے، انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانا ہے، سنم جاوید بھی جمع کروا رہی ہیں۔ تو پورے پاکستان سے ایک نئی قیادت، ایک نوجوان پولیٹیشنز آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی 2024 کے انتخابات کے بعد پاکستان کے اندر جو پولیٹیشنز ہیں ان کے چہرے بدلیں گے، نئی سوچ آئے گی، نئے لوگ آئیں گے، نوجوان پولیٹکس کے اندر ایک نوجوان چہرہ اس سارے کرائسس میں
अब पॉलिटिक्स के अंदर शामिल हो रहा है। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी ये है कि एक एक हलके में 22-22 बंदे खड़े करेंगे, यानी इतने कवरिंग कैंडिडेट होंगे कि ये रेडे मार मार के बंदे उठा कर थक जाएंगे। यानी एक बंदा नहीं होगा दूसरा नहीं होगा तीसरा नहीं होगा चौथा। और तहरीक इंसाफ के लोग ये फैसला कर चुके हैं कि अगर मर्द पकड़ा जाएगा तो उसकी बीवी इलेक्शन लड़ेगी, बीवी पकड़ी जाएगी उसकी बहन लड़ेगी, बहन पकड़ी जाएगी उसका भाई लड़ेगा, भाई पकड़ा जाएगा मामू लड़ेगा, चाचा लड़ेगा। लिहाजा एक एक अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा ले, इबाद फारूक जिसका छोटा बच्चा तड़प कर मर गया अपने वालिद के लिए कि वालिद से नहीं मिल सका, उसकी वालदा ने और उसके भाई ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है कि जनाब हमने इलेक्शंस लड़ने। तो अब खुद ही अंदाजा लगा लें कि मार कुटाई इसलिए की गई, डराया धमकाया इसलिए गया, उठाया इसलिए गया ताकि ये नौजवान इंतखाबात से भागें। सोहेल वड़ाई जैसे लोग खड़े होकर उन्होंने चीखो पुकार की कि आपको उम्मीद खत्म करनी होगी, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि एक एक जगह से 20-20 बंदे बाहर आ रहे हैं। अब हर बंदा जाकर अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो जमा करवा रहा है। और शेर अफजल मरवत का गुज़श्ता दिन मैंने इंटरव्यू किया, उसका ये कहना कि मैं दोबारा आ रहा हूं पंजाब। उसने कहा कि मुझे जिस जगह पर बंद किया गया वहां पर ये ऑर्डर्स थे ऊपर से कि शेर अफजल मरवत को अजियत देनी है और शदीद तरीन अजियत देनी है। शेर अफजल मरवत कहता है 5 दिन गुजारने के बाद जब आखिर में उन्होंने पूछा कि माजरत आपको कोई तकलीफ हुई होगी, तो मरवत कहता है मैंने उन्हें कहा कि वड़ो मैं यहाँ पे 5 साल गुजार सकता हूँ, मेरे लिए तो मसला ही कोई नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं था। मुझे जमीन पर लिटाना, मुझे चादर ना देना, कंबल ना देना, मैं डायबिटिक को मुझे गोलियां ना देना, रोटी ना देना, बल्कि मैं जब फीकी चाय मांगू तो मुझे मीठी चाय देना, उनका मसला ही कोई नहीं है। ये तो बढ़ गई ये सारी चीजें, ये तो मेरे लिए मैटर नहीं करती। तो कहानी एक बड़ी अलग जहद की तरफ जा रही है कि जहां पर चीजें आपको तब्दील होती हुई महसूस होंगी, लेकिन आपको एक मुट्ठी जोर से बंद करते हुए, बल्कि जो आखिरी झटके हैं वो लगाते हुए निजाम आपको महसूस हो रहा है। अब जो एक बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान से मुजाहिरीन, और ये हजारों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद है, तो बलूचिस्तान से पैदल इस्लामाबाद की तरफ आ रही है। ये पंजाब के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये एक बड़ा लंबा सफर है जो तय करके आ रहे हैं। गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 महीनों से गालिबन ये सफर में है और ये इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। ये पंजाब के अंदर दाखिल हो गए DI खान में, और वहां पर इनके हवाले से काफी सारे इकदाम, काफी सारे लोग गिरफ्तार भी हुए। मामला ये है कि 6 दिसंबर को ये मकरोन के जिले से बुनियादी तौर पर ये सारा मार्च शुरू हुआ है और ये जो पंजाब में दाखिल हुआ है। और इनका ये कहना है कि जबरी गुमशुदगी, यानी लोगों को उठाकर गायब करने वाले को बाजियाब करवाया जाए। जिस तरह इमरान रियाज खान साहब ने भी कहा कि जबरदस्ती उठाकर गायब कर देना मसले का हल नहीं है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, उन्हें अदालतों में पेश करें। और दूसरा वो कह रहे हैं कि मावरा अदालत कत्ल, यानी हमारे नौजवानों को उठाकर लेकर जाया जाता है और मार दिया जाता है, बंदा पेश नहीं हुआ, कोई सजा नहीं हुई, लेकिन उसे गोली मार दी गई है। ये सारा मामला ये है कि जो बलाज बलोच है उसकी फैमिली ये कह रही है कि 23 नवंबर में CTD जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उनके मुकाबले में 4 लोग मारे गए, जिनमें बालाज बलोच भी शामिल था। 24 साल बालाज बलोच बुनियादी तौर पर उनकी फैमिली ये कह रही है कि 29 अक्टूबर को CTD वाले हमारे घर आए रात की तारीकी में, उन्होंने जबरदस्ती बालाज बलोच को उठाया और उठाकर लेकर गए। फिर वो कहते हैं कि 20 नवंबर को उसके ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज होती है, यानी 20 नवंबर तक वो बंदा गायब रहा। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15 से 20 दिन उस बच्चे को, उस नौजवान को गायब रखा गया। फिर 20 नवंबर को FIR होती है और फिर 21 नवंबर को उसे अदालत में पेश किया जाता है। 21 नवंबर को बलाज बलोच को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने CTD को, यानी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को 10 दिनों के लिए बलाज दिया कि आप इसका फिजिकल रिमांड करें, यानी कि रियासत की कस्टडी में बलाज आ गया। अदालत में पेश हो गया तो रियासत की कस्टडी में आ गया। अब 10 दिनों के लिए जो ही रिमांड में दिया जाता है, अगले दिन बलाज की लाश मिलती है। यानी CTD वालों ने, उनका यह कहना है कि बलाज ने कुछ दहशतगर्दों की निशानदेही की, हम लोग वहां पर गए, दहशतगर्दों ने गोलियां चलाई और बलाज को लगी। बलाज की फैमिली ये कह रही है कि नहीं, CTD वालों ने इसे मारा है, इस नौजवान को मार दिया है। अब ये बड़ा खौफनाक अमर है और वो सारे लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। इसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल बोला है, ह्यूमन राइट काउंसिल बोला है पाकिस्तान, और बैनुल अक़वामी तंजीमें बोलना शुरू होगी कि इन लोगों को आने दें, इन लोगों को बोलने दें, इन्हें बात करने दें। जबरी गुमशुदगी किसी भी तौर पर पॉलिसी नहीं होती, जबरी गुमशुदगी जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है। इमरान रियाज खान ये कह चुका है कि मैं माजी में अगर कोई थोड़ा सा भी मेरा आर्गुमेंट इस हवाले से गया है तो मेरी परसेप्शन गलत थी, क्योंकि जबरी गुमशुदगी से आप कुछ भी हल नहीं कर सकते, किसी भी चीज को खत्म नहीं कर सकते। ये एक बात ये बलूचिस्तान से जो काफिला आ रहा है ये कर रहा है कि जनाब हमारे नौजवान उठाए जा रहे हैं, हमारे नौजवान गायब हो रहे हैं, मामला क्या है। अब बलूचिस्तान एक अहम तरीन जगह है, एक अहम तरीन एक हसास इलाका है, सेंसिटिव इलाका है। वहां पर ऑब्वियसली जो बुज़दिल दुश्मन है, हमारे पड़ोसी दुश्मन है, उनकी भी नजरें हैं। बैनुल अक़वामी जो खुफिया इदारे वो भी वहां पर काम करते हैं, और उसकी जो टेरिटरी है वो भी बहुत सारे ऐसे ममालिक के साथ लगती है कि जहां पर इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठी हुई है। अब वो इंतहाई सेंसिटिव एरिया है और उसके बारे में हुकूमत को कोई ना कोई पॉलिसी बनानी होगी, बल्कि जो निगरान हुकूमत है ये है भी सारी बलूचिस्तान से, यानी अंदाजा लगाएं चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से, निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से, इससे पहले निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से, ये सारे बलूचिस्तान से हैं।
लेकिन वो माएं बहनें रो रही हैं, रुल रही हैं, लेकिन ये बोलते नहीं। ये सारे खामोश हैं, इक्तदार के मजे ले रहे, हीटर लगाकर हीटर के सामने बैठकर बकरे फाड़ने पर ये सब लगे हुए हैं, लेकिन इक़दामात नहीं कर रहे। अब इमरान रियाज खान बोले, और इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि मुझे मेरा राइट दो कानूनी, कानून और आइन मुझे ये कहता है कि इमरान रियाज बात कर सकता है, मुझे बोलने का हक दो, मेरी जुबान ना बदलो, मेरी जुबान ना खामोश करवाओ, आइन बदलो अगर तुम्हें बोलने में मसला होता है। इमरान रियाज कहता है कि सोच नहीं बदलेगी जुबान बंद करने से, तुम मेरी जुबान बंद कर दोगे, मैं फिर बोलूंगा, मैं फिर उसी सोच के साथ आऊंगा और पहले से मजबूत होकर आऊंगा। आज भी मौका है, मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के लोग करेंगे। 25 करोड़ का फैसला बंद कमरों में बैठे चंद लोग नहीं कर सकते। ये करोड़ों पाकिस्तानियों का हक है कि वो खुद फैसला करें, वो खुद फैसला करेंगे हुकूमत किसने बनानी है, किसने नहीं बनानी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हुकूमत गिरा दें, मुल्क के अंदर केओस बर्पा कर दें, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा कर दे, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, यानी तबाही निकल जाए आम बंदों की। और ये तजुर्बात 75 सालों से जारी है। कभी मियां नवाज शरीफ जाता है, कभी खान जाता है, कभी जरदारी जाता है, कभी यूसुफ रजा गिलानी जाता है, इससे अवाम की तबाही निकलती है, बाकी किसी की नहीं निकलती। इमरान रियाज कहते हैं कि बंद कमरों में फैसला अब नहीं मानेंगे, हर तजुर्बा तुम कर चुके हो, बस सिर्फ एक तजुर्बा बाकी है और वो रूल ऑफ लॉ और आइन का तजुर्बा है। मैं नहीं बोलूंगा तो कोई और बोलेगा, तुम्हें ये आवाज सुननी पड़ेगी, क्योंकि हर दफा आवाज आती रहेगी कि बंद दरवाजों के पीछे फैसले नहीं माने जाएंगे। अफसोस की बात तो यहाँ पे पैदा होती है जब कोई बंदा रियासत से इंसाफ मांगता है तो रियासत उसके कह देती है कि जैसे इंडिया से फंडिंग हो रही है और ये इसलिए आगे रियासत को चैलेंज कर रहा है और ये दहशतगर्द है। जैसे मारंग बलोच के साथ यही काम हुआ है और उस पर ये एलिगेशन लगा दिया गया कि आप दहशतगर्द हो, आपको इंडिया से फंडिंग आती है। तो ये क्या कानून है? क्या हम अपने लिए इंसाफ नहीं मांग सकते? क्या हम अपनों के लिए इंसाफ नहीं मांग सकते? क्या हम मकबूजा पाकिस्तान में रहते हैं? ऐसा काम तो इंडिया में भी नहीं होता कि अगर इंडिया में कोई मुसलमान किसी हिंदू के खिलाफ अपने पेपर नॉमिनेट जमा करवाता है या अपने लिए कोई इंसाफ मांगता है तो उसे इंसाफ मिलता है। वहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं होता कि उसे मार दिया जाए या उसके पेपर छीन लिए जाए या उसे पकड़े गिरफ्तार कर लिया जाए या उस पर तशद्दुद किया जाए। ऐसा वहाँ पे भी कोई सीन नहीं है, ताकि वो इंडिया है और हम बचपन से इंडिया से नफरत करते आ रहे हैं। तो नाज़रीन, जो ये मीडिया में जो रियासत ने हमें बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्द हैं, जब बलोचिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं, तो माजरत के साथ वो दहशतगर्द नहीं, वो मुहब्बे वतन है और दहशतगर्द आप हो जो हमें बता रहे हो कि हमारे भाई दहशतगर्द हैं। 2004 से 2008 तक आपने जो काम वहाँ पे किया है, जितने बलोचियों को मारने में जितने डॉलर आपने लिए अमेरिका से, सबको पता है। वहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं था। आपने सिर्फ अपने डॉलर के लिए मारा उन्हें। तो ये तमाम काम रियासत करती है और रियासत इसके ज़िम्मेदार है। अगर कोई बंदा किसी घर का कोई फर्द गुम होता है तो वो घर का मालिक उसका जिम्मेदार होता है। तो बलोचिस्तान से जो भी लोग गायब हुए हैं उनके जिम्मेदार आप हो रियासत, और आपसे ये सवाल करेंगे और आपको से जवाब मांगेंगे। और इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको चाहिए कि आप उनके लवाहिकीन को ढूंढ के दें, उन्हें इंसाफ दें, ताकि वो बच्चियाँ, वो हमारी बहनें, वो हमारी माएँ जो इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों से बैठी हुई हैं, वो अपने घर को जा सके, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। ये उम्मीद आप दिलाएं और इंसाफ करके दिखाएं। और मुझे दीजिए नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।